नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, केपलर्स के तीनों नियम आपको क्लियर होने चाहिए एंड यू शुड हैव लर्न ऑल द थ्री लॉज ऑफ केपलर। ठीक है, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, में एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखिए। इट मीन्स सन, ऐसा आपका, सॉरी मेरा डायग्राम टेढ़ा बन रहा है स्टूडेंट, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स सपोज ये आपका कोई इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, सन इज हियर, प्लैनेट इज हियर। एक कंक्लूजन मैं निकाल रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। सन और प्लैनेट के बीच में, यानी सन के अराउंड, प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो दिस रिवॉल्यूशन इज पॉसिबल ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट इस यूनिवर्स में, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से इसके लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सन का प्लैनेट के टुवर्ड्स और प्लैनेट्स का सन के टुवर्ड्स। ठीक है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हियर सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने मोशन वाले चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, लेट्स सपोज दिस इज एफ। एफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? एफ इक्वल्स टू हियर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो एफ will be equal to, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन टी। पुट हियर एम आर एंड व्हाट इज आर हियर? आर इज द रेडियस। इज इट क्लियर? एम आर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी इज टाइम पीरियड का स्क्वायर। सो दिस विल बी एफ इक्वल्स टू एम आर, दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां से देखिए स्टूडेंट, एफ की वैल्यू यहाँ पर शाइन कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए एफ इक्वल्स टू एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अभी आपने पढ़ा स्टूडेंट, दिस टी स्क्वायर यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर हैज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। इज इट क्लियर? दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर। So F equals to M R 4 pi square upon T square। अभी देखिए T square is directly proportional to what? R cube। हमने स्मॉल r लिया है यहाँ पे, सॉरी R cube। ठीक है, तो इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी का मैं साइन हटाना चाहूं तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा रहा हूं, तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज K R cube। Put the value of t square here. So t square will be equal to k r cube. Is it clear? K r cube. Now r से एक r की पावर कैंसिल, so net result will be f equals to m 4 pi square upon k r square. Clear? अब स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साथ लिख लीजिए। सो ये हो गया आपका f इक्वल्स टू, मैं वेरिएबल को यहां पे लिख रहा हूं m अपॉन आर स्क्वायर एंड 4 पाई स्क्वायर अपॉन k। दिस इज द कांस्टेंट। क्लियर? सो जो मेरा रिजल्ट निकलता है स्टूडेंट, दैट इज f इक्वल्स टू m अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट। क्या मतलब है इसका? ध्यान से देखिए, F यानी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो आप जिसके कारण आपका प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, दिस फोर्स हैज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं कांस्टेंट को यहां पर इक्वल टू का साइन हटाऊं, कांस्टेंट को लिखूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं सर, कांस्टेंट हटा रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज मैंने इक्वल टू का साइन हटा दिया। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर
square. This is most important result. F is directly proportional to m upon r square. यानी ये जो फोर्स है ये मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. स्टूडेंट, प्लैनेट का मास यहां पर मैंने स्मॉल m लिया था. लेट सपोज सन का मास आई एम टेकिंग हियर कैपिटल M. सन इज कैपिटल M एंड मास ऑफ प्लैनेट इज स्मॉल m. मैंने यहाँ पे ये लिया. सो दिस मास ऑफ सन विल ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दिस कांस्टेंट, ओके, because this force is directly proportional to the m, and that force will directly proportional to this mass of planet, and it will also directly proportional to this constant. So we can write f equals to इसको मैंने एक कांस्टेंट वहां पे लगाया क्योंकि इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, दैट इज g m is mass of sun into m upon r square. This is our final relation. F equals to g m upon r square. यानी स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये जो मेरा रिलेशन फाइनल मैंने निकाला ड्राइव करने के बाद, ये रिलेशन मेरा आया F equals to G M capital M small m upon R square. This is derived by me. अभी मैंने इसको ड्राइव किया था, ठीक है. This relation, this force of, मैंने अभी इसको क्या लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. This force is known as gravitational force, and this law is given by the Newton. ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे. So F, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, it is directly proportional to the, ध्यान से देखिए, this force F में G को अगर हटा देता हूं, ठीक है, this force is directly proportional to the mass of what, sun into mass of planet. ठीक है. दूसरा रिलेशन इसको देखिए ध्यान से, that F is inversely proportional to the square of the distance. ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. उस डिस्टेंस में उनके बीच के दिस r is the distance from the sun to the planet. सन से प्लैनेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r मैंने यहां पे लिया, ठीक है, सन से प्लैनेट तक की डिस्टेंस. सो F is directly proportional to m into m, यानी प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द सन एंड प्लैनेट, and inversely proportional to the distance between the sun and planet. Small r was the radius, and small r, we can say the small r is the radius here, but small r is radius कहने का सेंस का मेरा मतलब है कि सन को अगर हम सेंटर पे माने तो सन से प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दैट इज अ रेडियस, ठीक है, वहां पर, क्योंकि सन को हम सेंटर में एज्यूम कर रहे हैं, तो सन से प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. 9th क्लास में सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ही पूछा जाता है, विच इज गिवन बाय द न्यूटन. न्यूटन ने एक नियम दिया, मैंने आपको केपलर्स के नियम से इसको ड्राइव करना सिखाया, ठीक है. तो न्यूटन गेव अ लॉ, ठीक, दैट इज F, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स. दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर होल यूनिवर्स, ठीक है, पूरी यूनिवर्स में ये लॉ एप्लीकेबल. यानी ये लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑफ किन्हीं दो यूनिवर्स में, इन यूनिवर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर वो कुछ किसी डिस्टेंस पर रखें, दो ऑब्जेक्ट के बीच मास कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट. अगर उनका मास है, कुछ ना कुछ मास है, दो ऑब्जेक्ट अगर दोनों का कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, और किसी डिस्टेंस पर वे रखें, ठीक, 10 to the power -9 मीटर से ज्यादा, इससे कम पे ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, 10 to the power -9 मीटर, ठीक है.
इतनी डिस्टेंस पे, या फिर दिस डिस्टेंस मे बी अ लार्ज एंड मे बी इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो सकता है, और बहुत कम कितना, 10⁻⁹ तक, ठीक है। अगर ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका कोई मास है, ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यानी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हमेशा एक दूसरे को क्या लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने ये जो निकाला अभी, ये किसके बिटवीन था, आपके सन एंड प्लैनेट, ठीक है। दैट इज F इक्वल्स टू, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। इन यूनिवर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको स्मॉल फॉर्म में ले रहा हूं, M1 एंड M2, the force of attraction between the two objects in the universe which place at a distance of r is directly proportional to the mass product of their masses and has inversely proportional to the to their distances, square of their distances, yani F equal to G m1 m2 upon r square, where G is the gravitational constant। इसकी फिक्स वैल्यू होती है स्टूडेंट, दैट G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। इसकी फिक्स वैल्यू होती है बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। सो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। स्टूडेंट, दिस इज द लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको देख लीजिए। एंड in the next lecture I will tell you about the gravity, because gravitation और gravity के बीच में डिफरेंस है, ठीक। so in today we studied about the Kepler's law and Newton's law of gravitation, जो बहुत पूछा जाता है, Kepler's के तीनों नियम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं स्टूडेंट। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, इसको आप याद रखेंगे, एंड Kepler's law also, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस अदर टॉपिक अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।